हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेपारिन और वारफरिन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस एम्स में, एनक्लेक्स में और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक चीट शीट बनाई है। इस शीट को देखकर आप इन एग्ज़ाम्स में आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस चीट शीट को देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो कॉलम बनाए हैं, हेपारिन और वारफरिन। वारफरिन का दूसरा नाम होता है कॉमेडीन। सबसे पहले हम देखेंगे पाथवे क्या है। हेपारिन का पाथवे है इंट्रिंसिक पाथवे में हेपारिन काम करता है और वारफरिन हमेशा एक्सट्रिंसिक पाथवे में काम करता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कोई डैमेज हो तो हेपारिन काम करता है, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जो ब्लड वेसल्स के बाहर जब कोई डैमेज होता है तब वहाँ पर वारफरिन काम करता है। इसे हम एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। इंट्रेंस मतलब अंदर, एक्सट्रेंस मतलब एक्सटर्नल, बाहर। इंट्रेंसिक पाथवे में हमेशा फैक्टर 8, 9, 11 और 12 ये इन्वॉल्व होते हैं, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 7 इन्वॉल्व होता है। दूसरा है मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन हेपारिन का ये है कि वो थ्रोम्बिन और फैक्टर 10A को इनएक्टिवेट करता है। तो इससे क्या होगा, ब्लड क्लॉट का आगे का फॉर्मेशन प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, जिससे ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा। और वारफरिन क्या काम करता है, इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स ही बनेंगे नहीं तो क्लॉट कैसे बनेगा। तो वारफरिन जो है क्लॉटिंग फैक्टर्स के बनने को रोकता है, जिसके कारण कोई भी क्लॉट नहीं बन पाता। नेक्स्ट है रूट क्या है। हेपारिन हमेशा दो ही रूट में दिया जा सकता है, या तो आप हेपारिन को इंट्रावीनसली दे सकते हैं या तो आप सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं, और वारफरिन को आप हमेशा ओरली देते हैं। टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक का मतलब ये ड्रग्स बच्चे को डैमेज कर सकता है या नहीं, फीटस को डैमेज कर सकता है या नहीं। हेपारिन कभी भी प्लासेंटा या ब्रेस्ट मिल्क से पास नहीं होता, इसी के कारण ये बच्चे को डैमेज नहीं करता। लेकिन वारफरिन प्लासेंटा को क्रॉस करता है, इसी कारण ये बच्चे को डैमेज कर सकता है। अब देखते हैं इसकी प्रेगनेंसी में सेफ्टी क्या है। हेपारिन प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होता है, और वारफरिन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। जैसे कि हमने पहले देखा, ये प्लासेंटा को क्रॉस करता है, इसीलिए ये फीटस को डैमेज करता है, और इसीलिए इसे प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। अब हेपारिन का ऑनसेट क्या है। हेपारिन का ऑनसेट ये है कि वो बहुत ही रैपिडली, एकदम इमीडिएटली काम करता है जैसे ही आप उसे देते हैं, और वारफरिन बहुत ही देर से काम करता है। हेपारिन का ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब कितने देर तक हेपारिन हमारे शरीर में काम करता है। एक बार अगर आप हेपारिन दे देंगे तो ये लगभग 4 से 6 घंटे तक हमारे शरीर में काम करता है, और वारफरिन हमारे शरीर में लगभग 3 से 6 दिन तक काम करता है, यानी कि वारफरिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही लॉन्ग होता है। देखते हैं ड्रग का इंट्रैक्शन क्या है। ड्रग का इंट्रैक्शन यानी कि हेपारिन अगर किसी और मेडिसिन के साथ दिया जाए तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा बॉडी में। हेपारिन का दूसरे ड्रग्स के साथ इंट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, यानी कि दूसरे ड्रग्स के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं कॉज करता। लेकिन वारफरिन बहुत सारे ड्रग्स को देते वक्त इंटरैक्शंस करता है, जिससे उसके मोड ऑफ एक्शन में चेंजेस आ सकते हैं। अब हेपारिन एलिमिनेट कहाँ होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है शरीर के कौन से भाग से ये बाहर जाता है। हेपारिन किडनी के द्वारा, यानी कि रीनली बाहर जाता है, और वारफरिन हेपैटिकली बाहर जाता है। हेपैटिकली मतलब लिवर के द्वारा जाता है। अब हेपारिन को मॉनिटर कैसे करेंगे। आपके शरीर में हेपारिन की मात्रा सही है या नहीं, इसको मॉनिटर करने के लिए आप कौन सा लैब वैल्यू चेक करेंगे, वो है APTT। APTT मतलब एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और वारफरिन की मात्रा सही है या नहीं ये चेक करने के लिए आपको INR का वैल्यू चेक करना होगा। INR मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। हेपारिन का नॉर्मल रेंज क्या है।
हेपारिन का नॉर्मल रेंज होता है 21 to 35 सेकेंड्स और वारफरिन का नॉर्मल रेंज होता है 1.1 या उससे नीचे। हेपारिन का थेराप्यूटिक रेंज क्या है? थेराप्यूटिक रेंज का मतलब जिस पेशेंट को हम हेपारिन दे रहे हैं उसके शरीर में हेपारिन सही तरीके से अगर काम करना है तो नॉर्मल रेंज से उसका रेंज थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो वो कितना होना चाहिए? वो है 46 से 70 सेकेंड्स। और वारफरिन का थेराप्यूटिक रेंज होता है 2 to 3, यानी कि अगर कोई एक पेशेंट वारफरिन ले रहा है और उसका INR लेवल 2 to 3 है तो वो नॉर्मल है, उसमें हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हेपारिन का लेवल अगर 46 to 70 सेकेंड्स आ रहा है तो वो भी नॉर्मल है, इसमें आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कि पेशेंट हेपारिन ले रहा है और उसका APTT वैल्यू 60 सेकेंड है, तो आपको क्या करना चाहिए? ड्रग का डोज कम करना चाहिए या ज़्यादा करना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए? तो आपको डालना है कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल रेंज में आता है। इसके बाद है हेपारिन का एंटीडोट क्या है? हेपारिन का एंटीडोट मतलब हेपारिन का शरीर में लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए आपको क्या लगाना चाहिए? तो हेपारिन का एंटीडोट है प्रोटामीन सल्फेट और वारफरिन का एंटीडोट है विटामिन के, जिसका दूसरा नाम है फाइटोमिनाडियोन। यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड बनाया है, इस कीवर्ड को आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने शुरुआत में इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे को मेंशन किया है, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। इसके बाद 2 भागों में मैंने डिवाइड किया है। अगर ये हेपारिन और वारफरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई हो तो क्या होगा और बहुत ज़्यादा लो हो तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा हाई होगा इनका लेवल, यानी कि थेराप्यूटिक रेंज से हाई लेवल होगा तो पेशेंट के शरीर में ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट मर भी सकता है। और अगर इनका लेवल थेराप्यूटिक रेंज से बहुत लो होगा तो क्लॉट्स फिर से बन सकते हैं, जिसकी वजह से आप जिस पर्पज़ से हेपारिन और वारफरिन को यूज़ कर रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या हम हेपारिन और वारफरिन को साथ में दे सकते हैं या नहीं। जी हाँ, हम दे सकते हैं। बोथ मेडिकेशंस कैन बी गिवन टुगेदर फॉर सेवरल डेज। दिस गिव्स वारफरिन सम टाइम टू कैच अप। यहाँ हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हेपारिन होता है वो इमीडिएटली बॉडी में काम करना शुरू करता है और वारफरिन बॉडी में थोड़ा देर से काम करता है। तो हेपारिन और वारफरिन को जब हम साथ में देते हैं तो हेपारिन क्योंकि तुरंत काम करता है तो वो तुरंत बॉडी में एक्शन करने लगता है और वारफरिन थोड़ा टाइम लेके करता है। तो जब तक वारफरिन अपना काम करने लगता है, 3 से 6 दिन के बाद से शुरू होता है वारफरिन का काम, तो तब तक हेपारिन अपने बॉडी को स्टेबल रखता है। यहाँ अगली लाइन पे लिखा हुआ है वारफरिन हैज़ अ वीकर स्टार्ट। टिपिकली इट टेक्स 5 days टू रीच फुल इफेक्ट। सो वारफरिन टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू किक इन, बट इट टेक्स लॉन्गर एंड कैन बी टेकन लॉन्गर। यानी कि वारफरिन जो है थोड़ा टाइम लगाता है अपने एक्शन को लाने में, कम से कम उसे 5 दिन लग जाते हैं अपना फुल इफेक्ट लेने में। और वारफरिन को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वारफरिन काफ़ी टाइम तक अपना एक्शन बरकरार भी रखता है। तो इसलिए मीनवाइल हम हेपारिन देते हैं ताकि जब तक वारफरिन अपना एक्शन लेकर आए तब तक हेपारिन अपना काम करे और हमारा बॉडी स्टेबल रहे। अब यहाँ हम अगले लाइन पे देख रहे हैं हेपारिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। इसके लिए मैंने एक निमोनिक तैयार किया है। हेपारिन के साइड इफ़ेक्ट्स को पता करने के लिए आप एक निमोनिक से पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है टू डेथ। टू डेथ का मतलब टी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट का लेवल लो हो जाना। जब हम हेपारिन को काफ़ी टाइम तक लेते हैं तो कुछ ही दिनों में इम्यून सिस्टम जो है अचानक से हमारे प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके वजह से प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है। ओ से आता है ऑस्टियोपोरोसिस। जब आप हेपारिन यूज़ करते हैं तो ये बोन लॉस करता है और बोन लॉस के कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। डी से आता है डेथ बाय ओवरडोज। अगर आप हेपारिन को ज़्यादा दे देंगे तो ओवरडोज से डेथ भी हो सकती है। ई से आता है एलिवेशन ऑफ सेरम एमाइनो ट्रांसफरेज। अगर आप हेपारिन को यूज़ करते हैं तो उससे आपका सेरम एमाइनो ट्रांसफरेज का लेवल भी बढ़ सकता है।
ए होता है एलोपेशिया। एलोपेशिया का मतलब कई बार पेशेंट्स हेयर लॉस के कंप्लेन भी करते हैं। टी है टॉक्सिसिटी। हेपारिन को ज़्यादा टाइम तक यूज़ करने से या बहुत ज़्यादा डोज में देने से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जिसे प्रोटामीन सल्फेट से ठीक किया जाता है, जो कि हमने कहा था हेपारिन का एंटीडोट है प्रोटामीन सल्फेट। एच है हाइपरकेलीमिया। हाइपरकेलीमिया का मतलब पोटाशियम का लेवल शरीर में बढ़ जाना, पोटाशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाना। पोटाशियम का लेवल क्यों बढ़ जाता है? जैसे ही हम हेपारिन देना शुरू करते हैं पेशेंट्स को, तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर एल्डोस्टेरॉन का लेवल जो है धीरे धीरे गिरने लगता है। एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है? ये हमारे शरीर में सोडियम को एब्जॉर्ब करता है और पोटाशियम को एलिमिनेट करता है। तो अगर एल्डोस्टेरॉन का लेवल गिर जाएगा तो वो पोटाशियम को शरीर से एलिमिनेट नहीं कर पाएगा, बाहर नहीं निकाल पाएगा। और जब बाहर नहीं निकाल पाएगा तब क्या होगा? हमारे शरीर में पोटाशियम का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे हाइपरकेलीमिया होगा और आगे चल के कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सारे कंडीशंस हैं जो हेपारिन के साइड इफ़ेक्ट से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीट शीट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम कुछ हेपारिन और वारफरिन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आप इस चीट शीट को देखकर उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिएगा, और अगर आप किसी और टॉपिक पे क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ उसे भी मेंशन कीजिएगा।